मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। हमारा चैप्टर चल रहा था मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो काफ़ी सारे टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। अपने लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि मैटर का जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है, जो मैटर की अलग अलग स्टेट्स हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो हमने पढ़ा बच्चों की जो अलग अलग स्टेट्स है मैटर की, ये बनती है पार्टिकल से मिलकर के। और ये जो मैटर के पार्टिकल्स है, ये काफ़ी छोटे यानी कि टाइनी तो होते ही हैं, लेकिन इनकी भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वो क्या क्या है? जैसे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होना, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, या पार्टिकल जो है कंटिन्यूसली मूव करते हैं और बहुत ज़्यादा छोटे भी होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लीजिए, जिनको हमने डिस्कस किया था। फिर हम यहाँ पर एक एक करके इन कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज हम देख रहे थे। ठीक है, तो पहली एक्टिविटी यहाँ पर हमने देख ली थी कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। तो हमने वाटर और सॉल्ट वाले या शुगर बोल लीजिए, वाटर या शुगर सॉल्ट वाले एग्जाम्पल से इसको समझ लिया था। ठीक है, तो हम देख रहे थे कि वाटर में शुगर डाल करके स्टिर करने के बाद वाटर का जो लेवल है वो जितना पहले था उतना ही अभी है। लेवल में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, लेवल कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ है। तो ऐसा किस वजह से है? ऐसा इसीलिए है कि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में है स्पेस, और उस स्पेस में चले जाते हैं सॉल्ट या शुगर के पार्टिकल्स, जिस वजह से वाटर का लेवल राइज नहीं होता। ठीक है, चलो, तो ये भी हो गया था। अब नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, ये तो हमें पता ही है, बहुत छोटे होते हैं। कैसे समझ सकते हैं? उसे इस एक्टिविटी से समझते हैं। डिसॉल्व 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन 100 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर। तो पोटेशियम परमैंगनेट को 2-3 क्रिस्टल उसके 100 ml वाटर में डिसॉल्व कर लेने हैं। टेक 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड डिसॉल्व 100 ml डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। अब इस सॉल्यूशन का 10 ml हमें लेना है और एक बीकर में जिसमें 100 ml वाटर था उसमें डाल देना है। ठीक है, उसमें हम डाल देंगे तो देखेंगे इसका कलर थोड़ा लाइट हो गया। अब इससे भी 10 ml निकालिए, किसी दूसरे बीकर में डालेंगे जिसमें पहले से क्या हो, वाटर हो, 100 ml वाटर हो। फिर इससे भी निकाल करके 10 ml, फिर उसको किसी दूसरे बीकर में डालेंगे जिसमें पहले से 100 ml वाटर हो। ठीक है, हुआ क्या, यहाँ पर हमने वाटर में क्रिस्टल डाले थे तो उसके पार्टिकल्स इतने छोटे थे कि वो पूरे पानी में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। फिर हम इससे केवल 10 ml निकालते हैं। 10 ml हमने निकाला, उसको हमने दूसरे बीकर में डाला जिसमें केवल पानी था। ठीक है, जब हमने उसमें मिलाया तो हमने देखा इसका कलर थोड़ा लाइट हो जाएगा क्योंकि पार्टिकल्स कम हो जाएंगे। फिर यहाँ से आगे बढ़े, सेम यही प्रोसीजर हमने 3-4 बार अपनाया, तो साफ पानी अभी भी हमें नहीं दिखा। बहुत आगे तक बहुत बार हमें ये एक्टिविटी करनी पड़ी कि तब जाकर के हमें जो है क्लियर वाटर देखने को मिलेगा। यानी कि क्या समझ में आता है तो वो 2-3 क्रिस्टल, लेकिन 2-3 क्रिस्टल से आप देख सकते हो केवल 10-10 ml भी जब हम डाल रहे हैं तो भी हमें क्या दिख रहा है कि वो जो वाटर के वो जो पार्टिकल है उन क्रिस्टल के, किस क्रिस्टल के, पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल क्या है, उन क्रिस्टल्स में इतने सारे पार्टिकल्स हैं कि वो पता नहीं कितने और बीकर को अभी और ज्यादा कलर कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके बाद भी हम इससे 10 ml निकालेंगे, इससे हमने क्या निकाला 10 ml और उसको किसी बीकर में डाला, तो वापस से उसका कलर भी क्या होगा, हल्का फुल्का पिंक होगा। फिर ऐसे ही प्रोसेस हम करते जाएंगे तो बहुत सारे बीकर का कलर पिंक होता जाएगा। इसका मतलब है कि दिखते वो 2-3 क्रिस्टल है लेकिन उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और वो पार्टिकल बहुत ज्यादा टाइनी है। ठीक है, चलिए, दिस शोज दैट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर बिकॉज देयर आर मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल इन ईच क्रिस्टल। तो यही कहा जा रहा है कि लगभग 2-3 क्रिस्टल से ही एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को ये कलर कर सकता है। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ये पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा टाइनी है। ठीक है, और ये जो क्रिस्टल्स हैं ये मिलियंस ऑफ ऐसे ही टाइनी पार्टिकल्स से मिल करके बने हुए हैं। क्लियर? चलिए, इतना समझ में आ गया है। तो यहाँ पर दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड एक्टिविटी भी हमने देख ली है, नोट कीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पार्टिकल ऑफ मेटल आर कंटिन्यूसली मूविंग। मेटल के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। तो एक्टिविटी देख लेते हैं। टेक सम वाटर इन अ बीकर, टेक सम वाटर इन अ बीकर। बीकर में हमें वाटर लेना है थोड़ा।
ठीक है। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली अलोंग द साइड ऑफ बीकर, और हमें क्या करना है, कुछ ड्रॉप्स डाल देनी है रेड या ब्लू इंक की, ठीक है, बीकर में। लीव इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू आवर्स, और कुछ समय के लिए हमें इसे क्या कर लेना है, अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देना है। द इंक स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ वाटर एंड इंक। तो इंक जिसको हमने कॉर्नर में डाल दिया था, हम क्या देखेंगे, वो पूरे वाटर में मिल जाती है, घुल जाती है, ठीक है। कैसे मिल जाती है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल है वो कंटिन्यू मूवमेंट में रहते हैं, ठीक है। द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, और इनके इंटरमिक्सिंग को क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन, यानी कि दो या दो से ज्यादा डिफरेंट पार्टिकल ऑफ मैटर अगर क्या करते हैं, इंटरमिक्स करते हैं, तो उसे कहा जाता है डिफ्यूजन। क्लियर, इतना आप नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। अब हमें तीन चीजें लेनी है, एक आयरन नेल, एक चॉक का टुकड़ा और एक रबर बैंड। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। तो इसको हैमर मार करके या कट करके या स्ट्रेच करके आपको क्या करना है, इनको ब्रेक करने की कोशिश करनी है। इट इज मोर इजियर टू ब्रेक द चॉक, लेस इजियर टू ब्रेक द रबर बैंड एंड डिफिकल्ट टू ब्रेक द आयरन नेल। तो आपको क्या लगेगा कि ये जो आयरन नेल है, जो आयरन नेल है, ये जो चॉक है, ठीक है, और ये जो रबर बैंड है, आपको क्या दिखेगा कि चॉक को तो इजीली आप ब्रेक कर लोगे, रबर बैंड को थोड़ा डिफिकल्टी होगी रबर बैंड को ब्रेक करने में, लेकिन कील को ब्रेक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। ऐसा क्यों? ये होता है, particles in the iron nail are held together with greater force of attraction than in the rubber band और chalk। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो कील है या हम कहें आयरन नेल है, इसके जो पार्टिकल्स हैं, इसके पार्टिकल्स यानी कि ये जिन पार्टिकल्स से मिलकर के ये बनी हुई है, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी ज्यादा हाई है और काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये जुड़े हुए हैं, इसके पार्टिकल अट्रैक्टेड हैं आपस में बहुत स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जिस वजह से इसे तोड़ना काफी मुश्किल है। अगर हम चॉक की बात करें तो हाँ, चॉक के पार्टिकल्स के बीच में भी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन वो आयरन के पार्टिकल जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो यहाँ पर पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, जिस वजह से चॉक जो है आसानी से टूट जाती है। देखो, चॉक जुड़ी हुई होती है क्योंकि उसके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन आसानी से टूट भी जाती है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। रबर बैंड की बात करें तो इसके पार्टिकल्स के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन अगर हम चॉक से कंपेयर करें, चॉक के कंपैरिजन में तो ज्यादा है, लेकिन आयरन नेल के कंपैरिजन में कम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसीलिए इसको भी तोड़ा जा सकता है। ऐसे नहीं है कि कील को तोड़ा नहीं जा सकता, जा सकता है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है, बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी हम जा करके इसको तोड़ सकते हैं, ऐसे नहीं तोड़ सकते। जैसे जैसे कोई भी चीज, जैसे मान लो बॉक्स ए है और बॉक्स बी है। अब हम कह रहे हैं कि बॉक्स ए को तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं दो टुकड़ों में, लेकिन बॉक्स बी को इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? जबकि दोनों ही बॉक्स हैं, दोनों के ही पार्टिकल के बीच में बच्चों क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दोनों ही बॉक्स के पार्टिकल जुड़े हुए हैं, लेकिन ए को आसानी से, ए को तोड़ा जा सकता है, बी को नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ए के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, जिस वजह से इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, और बी के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा हाई है, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिस वजह से इसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है। तो सेम यहाँ पर हमने देखा, ऐसे ही आप कई सारे एग्जाम्पल आप अपने आसपास देख सकते हो, जैसे जैसे कुछ भी एग्जाम्पल आप ले लो। अगर हम इस मार्कर की बात करें और ऐसे हम एक और एक पेंसिल ले लें, तो पेंसिल को हम आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन इसको तोड़ने में बहुत टाइम लगेगा,
यानी कि इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। पेंसिल के पार्टिकल्स के बीच में भी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन इतना ग्रेटर नहीं है मार्कर के कंपैरिजन में। ठीक है, नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 3 मैटर के स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसको कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ स्टेट है मैटर की, प्लाज्मा, और फिफ्थ स्टेट है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये 2 और स्टेट हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें सॉलिड्स के बारे में, तो आप किसे सॉलिड कहेंगे? क्या आप इसे सॉलिड कहेंगे? हाँ बिल्कुल कहेंगे। ठीक है, क्या आप अपनी बुक्स को या आपके पास जो बॉक्सेस हैं, ज्योमेट्री बॉक्स या लंच बॉक्स, क्या आप उसे सॉलिड कहेंगे? हाँ बिल्कुल सॉलिड कहेंगे। क्यों आप किसी भी चीज़ को सॉलिड कह रहे हो, या किसी चीज़ को आप लिक्विड कहोगे, क्यों किसी चीज़ को आप गैस कहोगे? क्यों? क्योंकि वो ऐसी प्रॉपर्टी शो कर रहे होंगे। जो सॉलिड है वो सॉलिड वाली प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, इसलिए सॉलिड हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम हर एक चीज़ की तो प्रॉपर्टी, जैसे इस मार्कर की, या आपके पास जो लंच बॉक्स है, या आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है, इन सब की प्रॉपर्टी अलग अलग तो पढ़ेंगे नहीं, एक साथ ही पढ़ लेंगे, है ना? तो इन सभी को क्या बोल रहे हैं हम? सॉलिड बोल रहे हैं, और इन सभी की प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबकी प्रॉपर्टीज को नहीं, एक जनरल प्रॉपर्टी हम सॉलिड के लिए। अच्छा, जो जनरल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं, वो क्या सभी सॉलिड फॉलो करेंगे? क्या ऐसा होगा? तो देखो, ये मैटर टू मैटर वेरी करेगा। हो सकता है कुछ सॉलिड फॉलो करते हो, या कुछ सॉलिड हो जो फॉलो ना करते हो। ठीक है, तो ये मैटर टू मैटर वेरी करेगा, लेकिन हम यहाँ पर केवल जनरल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। जैसे हम जब मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर पढ़ते हैं, तो वहां पर हम बात करते हैं कि नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस, यानी कि नॉन मेटल जो है वो नॉन लस्टरस होते हैं, शाइनी नहीं होते हैं चमकदार नॉन मेटल। लेकिन वहीं पर हमारा एक एक्सेप्शनल केस आ जाता है, आयोडीन। आयोडीन क्या है? एक नॉन मेटल है, लेकिन कैसा होता है? लस्टरस होता है, चमकदार होता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स हार्ड होते हैं। जनरली तो मेटल हार्ड ही होते हैं, लेकिन सोडियम, पोटेशियम जैसे मेटल कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो मेटल सॉफ्ट भी हो सकते हैं। तो ये अलग अलग एक्सेप्शनल केसेस हैं, लेकिन हम यहाँ पर जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एक्सेप्शन को देखते चलेंगे। चलो, तो कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर है। जैसे सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, तो इसका एक डेफिनेट शेप है जैसे कि हम देख पा रहे हैं, और फिक्स्ड वॉल्यूम है। तो यहाँ पर ये जो ब्रिक हमने ली है, इसके पार्टिकल्स इस तरीके से अरेंज्ड हो रखे हैं। ठीक है, अरेंज हो रखे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो पार्टिकल अरेंज हो रखे हैं, क्या इनके बीच में हमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिख रही है? हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है। क्या इन पार्टिकल के बीच में हमें कोई स्पेस दिख रहा है? देखो, स्पेस तो नहीं दिख रहा। ठीक, चलिए, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम, यानी कि यहाँ पर पार्टिकल के बीच का जो स्पेस है वो मिनिमम होता है, बहुत कम होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम, और पार्टिकल के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल रहे हैं, वो होता है मैक्सिमम, सबसे ज्यादा। इस वजह से, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनका एक डेफिनेट शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अगला, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम। अच्छा, जैसे हमने कहा कि मैटर के पार्टिकल मूव करते हैं, तो यहाँ पर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल क्या है? मिनिमम है। ठीक है, कम। ये लीस्ट कंप्रेसिबल है, यानी कि इनको कंप्रेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बहुत कम सॉलिड ऐसे होंगे जो कंप्रेस किए जा सकते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट, और इनका जो रिफ्यूजन का रेट है वो भी क्या है? कम होता है, बहुत ज्यादा। डेंसिटी की बात करें तो इनकी डेंसिटी काफी ज्यादा हाई होती है, लिखा हुआ नहीं है पॉइंट, आप नोट कर सकते हैं। इनकी डेंसिटी हाई होती है। ये हीप करते हैं, हीप्ड, टेंडेंसी टू हीप्ड। अब ये हीप्ड का मतलब है, हीप्ड मतलब ढेर बनाना, ढेर लगाना। ठीक है, जैसे हमने एक ट्रक भर के रोड़ी मंगाई, या सीमेंट मंगाई, या रेत मंगाई, ये सभी सॉलिड होते हैं। तो जब हम इन्हें एक जगह पर डालते हैं, तो ये केस इस तरीके से ना, माउंटेन टाइप का बनाते हैं, हीप बनाते हैं। तो एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, ढेर बना देते हैं, करते कुछ कुछ इसी तरीके से ढेर बनता है इसका। ठीक है, चलो, ऐसा ना, हम इसका शेप चेंज भी कर सकते हैं।
लेकिन जब हम पानी को डालें, एक ट्रक भर के, टैंकर भर के हमने पानी मंगाया, उस पानी को भी हमने एक ही जगह पे डाला, तो क्या वो पानी भी एक जगह पे इस तरीके से ढेर बना देगा, एक माउंटेन बना देगा पानी का? नहीं ना। पानी तो क्या करेगा, फ्लो करेगा, बह जाएगा, जहां भी उसको ढलान दिखेगी, है ना, जहां भी उसको रास्ता मिलेगा वहीं बह जाएगा। तो क्या समझ में आ रहा है कि जो ये सॉलिड है ये हीप करते हैं, यानी कि ये ढेर लगाते हैं, इनका हम ढेर लगा सकते हैं, एक जगह में ऐसे जमा कर सकते हैं। लेकिन जो लिक्विड है वो फ्लो करते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, बहने की। जैसे हम गैसेस की बात करें तो गैसेस की टेंडेंसी भी फ्लो करने की होती है, ठीक है, इसीलिए उनको फ्लूइड भी कहा जाता है, गैस को और लिक्विड को। ठीक है, चलो, तो सॉलिड के बारे में काफी चीजें समझ में आ गई हैं, इतना आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लिक्विड्स की। अब लिक्विड की प्रॉपर्टी, क्या सॉलिड से आपको थोड़ा डिफरेंट दिख रही है? हाँ बिल्कुल। इसके पार्टिकल्स के बीच में क्या स्पेस होता है? हाँ, थोड़ा बहुत स्पेस होता है, और पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती है और स्पेस भी होता है, दोनों चीजें। तो लिक्विड हैव नो डेफिनिट शेप, इनका कोई डेफिनिट शेप तो नहीं है, यानी कि शेप कैसा है फिर लिक्विड का? लिक्विड उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिस कंटेनर में उन्हें डाला जाता है, ठीक है, बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, तो जिस कंटेनर में डाला जाएगा उसी का ही शेप ये ले लेते हैं। द शेप बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट, ठीक है, पार्टिकल्स के बीच के जो स्पेस है वो क्या, इंटरमीडिएट है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी। द मूवमेंट of the particles is intermediate, they are less compressible, तो particles की movement भी क्या है, intermediate है, और ये less compressible है। डिफ्यूजन का रेट सॉलिड से ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड के रेट ऑफ डिफ्यूजन से ज्यादा है। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी सॉलिड से कम है, लिक्विड्स की डेंसिटी। क्लियर है? चलो, तो लिक्विड की टेंडेंसी टू फ्लो, हैव टेंडेंसी टू फ्लो, इसीलिए इन्हें फ्लूइड भी कहा जाता है, फ्लूइड भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, ये फ्लो करते हैं। क्लियर है? कंप्रेसिबल ज्यादा नहीं है, लेकिन रेट ऑफ डिफ्यूजन यहाँ पर ज्यादा है सॉलिड के कंपैरिजन में। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई प्रॉपर्टीज लिक्विड की, नोट कीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं, गैसेस की बात करते हैं। गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप और फिक्स वॉल्यूम, ना तो डेफिनेट शेप होता है ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। गैसेस जिस भी कंटेनर में डाली जाती है, फिल की जाती है, उस कंटेनर का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है। गैसेस ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम, तो पार्टिकल जैसे आप देख पा रहे हो स्पेस क्या है, बहुत ज्यादा है, सारे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते तो पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक होते, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, यानी कि स्पेस ज्यादा है। ठीक है, चलिए, बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम, द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम, और इनकी जो पार्टिकल की जो मूवमेंट है वो मैक्सिमम, यानी पार्टिकल कंटिन्यू मूव करते रहते हैं, यानी कि इन पार्टिकल्स के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मूव करने की एनर्जी। दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल, इनको कंप्रेस किया जा सकता है। अच्छा, कंप्रेस करके कैसे कंप्रेस करेंगे, प्रेशर बढ़ा करके, हाई प्रेशर पर, हाई प्रेशर पर कंप्रेस करके इनको लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे सीएनजी या एलपीजी है। इसके अलावा गैसेस को डायरेक्टली गैसेस को डायरेक्टली हाई प्रेशर पर कंप्रेस करके जो है सीधा सॉलिड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे ड्राई आइस है, ठीक है, सॉलिड में भी। अच्छा, जैसे प्रेशर छूट जाता है, जैसे ड्राई आइस है, जैसे तो प्रेशर रिलीज हो जाएगा, ये वापस से सीधा ड्राई आइस से सीधा गैसियस स्टेट में आ जाएगी, ठीक है, वापस से। तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहेंगे, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड, तो डिफ्यूजन का रेट क्या है यहाँ पर ज्यादा है। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम यहाँ पर इनकी होती है। इनकी टेंडेंसी भी है फ्लो करने की, टेंडेंसी टू फ्लो, इनकी भी टेंडेंसी फ्लो करने की होती है गैसेस की, इसलिए इनको फ्लूइड भी कहा जाता है। अच्छा, गैसेस को हाई प्रेशर पर कंप्रेस किया जाता है, हाई प्रेशर और टेम्परेचर कम, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर कंप्रेस किया जाता है।
ठीक है। और जैसे सीएनजी है, एलपीजी है, तो जैसे सीएनजी का नाम ही है तो नेचुरल गैस, लेकिन नाम क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को कंप्रेस करके फिर स्टोर किया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये है गैस के पार्टिकल्स। अच्छा, जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है उनको रिकॉल कर लेते हैं एक बार। तो गैस के पार्टिकल्स के बीच में क्या दिख रहा है हमें, काफी ज्यादा स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफी ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर बहुत ज्यादा कम होती है पार्टिकल्स के बीच में। लिक्विड के पार्टिकल के बीच में अगर हम देखें तो स्पेस भी है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। गैसेस की बात करें तो ये हाईली कंप्रेसिबल है, क्योंकि इतना ज्यादा स्पेस से प्रेशर डाल करके इनको कंप्रेस किया जा सकता है। अगर हम सॉलिड की बात करें तो इनको कंप्रेस कैसे करेंगे हम, है ना, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंप्रेस तो तब हो पाते जब इनके बीच में कोई स्पेस होता, तभी तो हम इनको कंप्रेस कर पाते, है ना। ऐसे ही हम इसे कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे स्पंज है और ब्रिक है ना, ईंट और स्पंज दोनों ही सॉलिड है, लेकिन स्पंज को हम कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि उसके बीच में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, और पोर्स में एयर ट्रैप्ड रहती है। इसीलिए स्पंज को हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं सॉलिड होने के बावजूद भी। लेकिन जब हम ब्रिक यानी कि ईंट की बात करते हैं तो ईंट में कोई ऐसा स्पेस तो है नहीं, ऐसे पोर्स तो है नहीं जहाँ पे एयर ट्रैप है, तो इस वजह से हम ईंट को कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज ये थी। इसके अलावा ये हीप करते हैं, बाकी लिक्विड और गैस की टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। बाकी हम डिफरेंस यहाँ पर देख सकते हैं पार्टिकल्स के बीच का, जो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है। ठीक, तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।